Hello everyone, I am Dr. Hemant Rathod, PhD in Engineering from Texas A&M University. Welcome back to another video lecture based on class 11th and 12th syllabus. My goal here is to help you truly understand the scientific concepts, not memorize them or get scared by them. I hope this class helps you. Let's start learning. Okay, let's start our class 3 on laws of motion. लास्ट क्लास के एंड में हमने एक 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 प्रॉब्लम डिस्कस किया था. देयर वाज a body of mass capital M, and around that body were three masses and the location of three masses were such that they were equidistant. Okay, symmetrically located भी कह सकते हैं with small m. तो इन दोनों बॉडीज में कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, इन दोनों बॉडीज में कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, और इन दोनों बॉडीज में कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स होगा. राइट. सो ये तीनों बॉडीज मिलके इस पे फोर्स लगा रहे हैं. तो नेट फोर्स इस पे कितना है और उसकी डायरेक्शन क्या है? उस पे कोई फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, इधर लग रहा है, या उस पे फोर्स जीरो है, मतलब ओवरऑल बैलेंस आउट होके फोर्स जीरो हो जाएगा. राइट. सो हमने देखा था कि नेट फोर्स जो है एक्स में और वाई में दोनों में जीरो है, तो ओवरऑल फोर्स जीरो था इस पे. राइट. और सिंपल हमने क्या किया था, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन लिया था इन दोनों के बीच में, और उसको एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट में डिवाइड किया. इसका भी एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में डिवाइड किया था, और ये तो वाई कंपोनेंट में ही है. और तो फिर हमने एक्स एक्स कंपोनेंट के सारे फोर्स को ऐड किए और देखा कि अरे इसका टोटल जीरो आ रहा है. एंड देन वाई कंपोनेंट्स को ऐड किया, फिर पता चला कि ये भी जीरो आ रहा है. बैलेंस आउट कर दे रहा है वो. ओके. सो ओवरऑल फोर्स जीरो था. देन द क्वेश्चन वाज कि अगर यहाँ पे तीन मास है, सो इंस्टेड ऑफ तीन अगर चार कर देते हैं छोटे छोटे, तो फोर्स कितना आएगा? अब चार के जगह अगर मैं 5 कर देता हूं, तो फोर्स कितना आएगा इस पे? राइट. सो आपने बताया कि इवन जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा, तो फोर्स जीरो होगा. ऑड में आपने किया नहीं. क्या गड़बड़ थी ऑड में? ओके, तो आपको सिंपल करना है. अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है चीज़ें, तो आपको कनेक्शंस लेने हैं. पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा. 1, 2, 3, 4 एंड 5. ओके. और इस पूरे सिस्टम को एक्स और वाई में डिवाइड कर देना है. लेट मी टेक अनदर कलर. ये वाई और ये एक्स. ओके. अभी आपको सिर्फ एक इंफॉर्मेशन चाहिए, ये पांचों में कितना एंगल होता है? मतलब 360 डिग्री डिवाइड बाय 5 इज व्हाट? 72 डिग्री. इज दैट करेक्ट? ओके. सो दैट मीन्स इन दोनों के बीच में एंगल है 72 डिग्रीज, इन दोनों के बीच में 72 डिग्रीज, इन दोनों में, इन दोनों में, इन दोनों में. राइट. सो हमारे पास अभी ये एक्सिस हो गए, और ये हो गया पहला सिस्टम, ये हो गया दूसरा सिस्टम, ये हो गया तीसरा, ये चौथा एंड ये पांचवा.
तो ये 72 एंगल है, तो ये कितना है? 36। ये वाला एंगल कितना है? दैट विल बी अ बाइसेक्टर, राइट? ये वाला भी एंगल 36 होगा बिकॉज इट्स अ बाइसेक्टर, राइट? अगर ये 36 है तो ये कितना है? हम्म 90 माइनस 36, 54, राइट? सो ये 54 है, तो ये कितना होगा? 72 माइनस 54, 18, ओके, राइट? और वैसे ही ये सिमेट्रिक होने की वजह से ये 54 और ये 18। ये क्लियर है? ये नंबर वन, इसका एंगल 90 डिग्री है, वो वाई डायरेक्शन में ही है, सो फर्क नहीं पड़ता। सो नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, फोर, नहीं फोर नहीं, फोर ये नहीं, फोर एंड फाइव, ठीक है? ये ऐसे पॉइंट, ये ऐसे मासेस थे ना, जो सेंटर का जो मास था बड़ा, उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे थे। तो नंबर वन वाला लेते हैं। नंबर वन का जो फोर्स है ग्रेविटेशन की वजह से, वो है F इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। एंड व्हाट इज दैट? आर, ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में। एंड सब सारे सारे जो पेरीफेरी में पांच है, उनके सेम ही फोर्सेस है, उतना ही है, बिकॉज दे आर आइडेंटिकल, सेम मास। यस और नो? एम, 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 एम एंड एम, और उनका डिस्टेंस है आर, आर, आर एंड आर। वाई डिस्टेंस आर? बिकॉज वो सर्कल के सरकमफरेंस पे बैठ रहे सारे, तो डिस्टेंस आर ही रहेगा। सो सबका फोर्स यही रहेगा। यस और नो? नाउ ये फोर्स जो है एक्स वाई एक्सिस पे पूरा का पूरा वाई डायरेक्शन में है। दैट मीन्स इसके दो दो जो कंपोनेंट है, एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई, उसमें एफ ऑफ एक्स है 0 और एफ ऑफ वाई है एफ, जी एम स्मॉल एम आर स्क्वायर, राइट? ओके। सेकेंड, सेकेंड है ऐसा, राइट? ये x है और ये y है, y एंड x। आपका जो f है, व्हाट इज दैट? f इज g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर, और ये है आपका 18 डिग्री, ओके, राइट? सो हाउ विल यू डू दैट देन? ये हो जाएगा आपका f cos 18 डिग्री, ये हो जाएगा f sin 18 डिग्री। यस और नो? So your f of y is f sine 18 degree. F of x is f cos 18 degree. Third, third one is this. ऐसे, ये x axis, ये y axis, and this is what? 36 degree, and this is 54 degree. तो हम x के x with respect to x ही लेते, ठीक है ना? सो अगर ये f है, तो ये हुआ x वाला, f of x हुआ f cos 54 डिग्री, और ये हुआ f sin 54 डिग्री। सो आपका f of y इज f sin 54 डिग्रीज। एंड बाय द वे ये निगेटिव होगा, राइट? डायरेक्शन है, लेकिन यहां पे हम लोग डायरेक्शन नहीं देख रहे, हम लोग सिर्फ कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, राइट? लेकिन जब हम जब एडिशन करेंगे ना, y कंपोनेंट्स सारे, फिर x कंपोनेंट सारे, तो हम देखेंगे पॉजिटिव x कौन सा लेना है और निगेटिव x कौन सा लेना है, राइट? सो दिस इज f cos 54 डिग्री।
अभी ये और ये सिमेट्रिक है ना? सो ये भी 54 डिग्री है। सो इसका x कंपोनेंट इज अगेन f cos 54 डिग्रीज और ये f sin 54 डिग्रीज। सो f of y again here f sin 54 degrees and f of x is again f cos 54 degrees. And then last one which is like this, ये वाला 18 डिग्री है x एक्सिस को, again f of x is f cos 18 degrees and f of y is f sin 18 degrees, right? F of y is f sin 18 degrees and f of x is f cos 18 degrees, right? So अभी हमें ये जो मास है इसके ऊपर कुछ y, पॉजिटिव y में निगेटिव y में कुछ फोर्सेस रिजॉल्व किए हमने, कुछ पॉजिटिव x में और निगेटिव x में रिजॉल्व किए, राइट? सो पॉजिटिव y में ये फोर्स है F, राइट? और पॉजिटिव y में F साइन 18 है, राइट? और इसके बाद पॉजिटिव y में कुछ नहीं है यहाँ पे, यहाँ पॉजिटिव y में कुछ नहीं है, यहाँ है पॉजिटिव y में कुछ, तो अगेन F साइन 18, राइट? ये पॉजिटिव y में तीन फोर्सेस, तीन कंपोनेंट्स आ गए। निगेटिव y में देखते हैं, यहाँ निगेटिव y में कुछ नहीं है, यहाँ निगेटिव y में, यहाँ पे है निगेटिव y में है f साइन 54, यहाँ पे था और यहाँ पे भी f साइन 54 दूसरा। सो टोटल दो निगेटिव में है f साइन 54, राइट? ओके, अभी पॉजिटिव x देखते हैं। पॉजिटिव x में ये है एक f cos 16, f cos 18, सॉरी, एंड देन पॉजिटिव x में यहाँ पे भी है पॉजिटिव डायरेक्शन में f cos 54, ओके। वो ये पॉजिटिव x यहाँ पे है, यहाँ पे कहीं और पॉजिटिव है नहीं, ये दोनों अब निगेटिव है। निगेटिव में क्या है? f cos 54 एंड अगेन f cos 18, राइट? सो अभी हमें फोर्स इन y, टोटल फोर्स इन y डायरेक्शन देखना है, राइट? सो टोटल फोर्स इन y डायरेक्शन, जो पॉजिटिव साइड में है उनको हम लोग प्लस साइन देंगे, जो निगेटिव साइड में है उनको निगेटिव साइन देंगे, क्योंकि वो अपोजिट है ना? तो अगर इस साइड में 10 न्यूटन फोर्स लगाया और इस साइड में मैंने 8 न्यूटन फोर्स लगाया ये बॉल पे, तो इस बॉल पे टोटल फोर्स कितना है? पॉजिटिव 10 न्यूटन प्लस निगेटिव वाला 8 न्यूटन इज 2 न्यूटन। सो एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव वाले एफ प्लस एफ साइन 18 डिग्री प्लस एफ साइन 18 डिग्री प्लस माइनस वाले टर्म्स, तो माइनस माइनस में बाहर ले लेता हूं, एफ साइन 54 डिग्री माइनस एफ साइन 54 डिग्रीज। सो एफ ऑफ वाई इज एफ प्लस 2f साइन 18 डिग्रीज माइनस 2f साइन 54 डिग्रीज। यस और नो? ओके, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई अगर मैं f बाहर ले लेता हूं तो 1 प्लस 2 साइन 18 डिग्रीज माइनस 2 साइन 54 डिग्रीज, राइट? इनकी वैल्यू क्या आती है उस पे डिपेंड करेगा आपका एफ ऑफ वाई क्या है। यस और नो? देन एफ ऑफ एक्स विल बी f cos 18 degrees plus f cos 54 degrees minus f cos 54 degrees minus f cos 18 degrees। सो ये तो कैंसल आउट हो गए दोनों। सो आपका f of x इक्वल टू 0। अभी मुझे ये टर्म निकालनी है f of y की।
1 plus 2 sine 18 degrees minus 2 sine 54 degrees. कैलकुलेट करने की कोशिश करो. You can use internet, you can use calculator, whatever you want. F of y is f 1 plus 2 common. Sine 18 is root 5 minus 1 by 4 minus sine 54 is root 5 plus 1 by 4. F of y is f 1 plus 2 root 5 minus 1 minus root 5 minus 1 by 4. F of y is f 1 plus 2 times minus 2 by 4, which is minus 1 by 2. Exactly, that is the answer. Minus 1 by 2 आना चाहिए. So f is 1 minus 1 is 0. So अपना f is under root f of x square plus f of y square and दोनों 0 है, तो हमारा force is 0 on that mass. Clear? Okay. Okay, आगे बढ़ते हैं. Next section is 4.5.2. By the way, ऐसे ही अगर आप 4 पार्टिकल्स है उस मास के अराउंड, 5 है उस मास के अराउंड, देखो 3 एंड 5 हमने करके देख लिया. 4 तो सिमेट्रिक हो जाता है. इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. सो आप जो भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स लो उस मास के अराउंड इन अ सर्कुलर फैशन और अ सर्कमफरेंस के ऊपर अगर है, तो उसका जो ओवरऑल फोर्स वो सेंटर पे डाल रहे हैं वो 0 ही होगा, प्रोवाइडेड दे आर सिमेट्रिकली अरेंज्ड. अगर सिमेट्रिकली अरेंज नहीं है तो, कोई पास में है और कोई दूर है, तो फिर वो अपने तरफ खींचने लग जाएंगे. इट हैज टू बी सिमेट्रिकली अरेंज. ठीक है, चलो. देन नेक्स्ट इज कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट. सो forces like gravitational force, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक में जहां चार्जेस दूर से अट्रैक्ट एंड रिपेल करते हैं. मैग्नेटिज्म, मैग्नेटोस्टैटिक. ये सारे जो फोर्सेस है इनके लिए फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत है क्या? राइट, इनके लिए फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं है. बट जो देयर एग्जिस्ट forces which need physical contact, right? Forces resulting only due to contact are called contact forces. ये जो है forces which are resulting which does not need any contact are non-contact forces, but forces which need contact are contact forces, especially electromagnetic forces, right? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, फॉर एग्जांपल दो एटम है, इन दोनों को अगर मैं पुश करूंगा या पुल करूंगा तो उनमें एक रेजिस्टेंस डेवलप होगा. जो इंटरनल फोर्स डेवलप होंगे उनके इक्वल एंड अपोजिट मेरे खींचने से, बिकॉज दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर और आई एम ट्राइंग टू पुल देम. सो जैसे ही मैं पुल करूंगा दोनों को, इंटरनल फोर्सेस ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होंगे. those forces are electromagnetic in nature and those are based on the contact of those two atoms, right? Next, there is an atom and there is an atom here. ये एटम इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये एटम इस डायरेक्शन में जा रहा है, और फाइनली यहां आके वो कोलाइड होते हैं. वो कोलिजन के वजह से जो भी फोर्सेस उनमें डेवलप होते हैं, दैट इज अगेन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. ऐसा ही कोलिजन फ्रिक्शन में भी होता है. फ्रिक्शन में फॉर एग्जाम्पल देर इज अ बॉडी जिसके नीचे के सरफेस पे ऐसे एटम है जो टेबल के सरफेस के ऊपर जाके स्लाइड होने वाला है.
Okay, for example, this is going to go like this. So वो एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट रिपेल, लेकिन बॉडी को आगे जाना है, और टेबल के एटम्स ऊपर के एटम्स को जाने नहीं देंगे, तो उसमें फोर्सेस डेवलप होंगे, रेजिस्टेंट फोर्सेस. दोज फोर्सेस आर फ्रिक्शन फोर्सेस. So force of friction is also a contact force, right? Okay. Now it says there are two common categories of contact forces. Two objects in contact while exerting mutual force try to push each other away along their common normal. Quite often we call it as a normal reaction force or normal force, जो कि जैसे दो एटम को मैंने खींचने वाला एग्जांपल बताया था. While standing on a table, we push the table away from us and the table pushes us away from it, both being equal in magnitude and acting along the same normal line. ये एक हो गया. Force of friction is also contact force that arises whenever there is a relative motion or tendency of a relative motion between surface in contact. This is parallel component of the reaction force. In this case, the molecules of the surface in contact which have developed certain equilibrium are required to be separated. मतलब ये मैंने इधर खींचा, so there is two different direction of the reaction force, I would say. So when these two atoms were touching each other, अगर देखा जाए तो उनका contact normal ये है, and the reaction forces are in normal direction perpendicular to the normal. So that's why we call it normal force in normal reaction force or normal force, right? But in this case, this is the contact plane, but the forces are parallel to the contact plane. क्योंकि जब when they are sliding, उनको स्लाइड होने से रोकने के लिए ऐसा फोर्स चाहिए ना, इन द सेम डायरेक्शन, वो आगे स्लाइड हो रहा है, ऐसा चाहिए. सो फ्रिक्शन फोर्स इज अ पैरेलल फोर्स, राइट? और उसको टेंजेंशियल फोर्स भी बोलते हैं. सो व्हाट दिस सेज इज the molecules of the surface in contact which have developed certain equilibrium are required to be separated. Force of friction is also a contact force that arises whenever there is a relative motion or tendency of a relative motion between surface in contact. This is a parallel or tangential component of the reaction force. Understood? Okay. इस इसका कोई क्वेश्चन? कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, राइट? और दो सिचुएशंस देखे हमने कॉन्टैक्ट फोर्सेस के, राइट? फोर्सेस और रिएक्शन फोर्सेस अराइजिंग बिकॉज ऑफ कॉन्टैक्ट. ग्रेविटेशनल फोर्स हैज नथिंग टू डू विद कॉन्टैक्ट. यस और नो? ओके. नेक्स्ट कंपोनेंट इज 4.5.3, रियल एंड सूडो फोर्सेस. रियल एंड सूडो फोर्सेस, राइट? नाउ रियल फोर्सेस तो हमने देखे, जो न्यूटन्स सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग जो भी फोर्सेस हम लोग देख रहे थे, दोज फोर्सेस, राइट? बट व्हाट आर सूडो फोर्सेस? There is an example. Let me read through the theory. Consider ourselves inside a lift. When the lift just starts moving up, that means lift का upward acceleration होगा. We feel a bit heavier. जैसे ही लिफ्ट ऊपर जाती है, हमको थोड़ा ज्यादा वेट फील होने लगता है खुद का, फॉर फ्यू सेकेंड्स. सो वो जो एक्स्ट्रा वेट फील हो रहा है, हमारा वेट क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन आवर बॉडी, दैट इज आवर वेट, राइट? वेट इज the force due to gravity, which is
G capital M small m upon r square. This is earth, this is you, this is the distance between you and center of earth, right? Okay. And इसको भी हम एम जी कह सकते हैं, जहां पे G इज कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर, राइट? सडनली सडनली आपको, आपका वेट था W, अभी आपको वेट फील हो रहा है W प्लस W1, सडनली उस समय के लिए। तो वो ये जो एक्स्ट्रा वेट है वो कहां से आया? ना आपने कुछ किया, सडनली लिफ्ट ऊपर गई और आपका वेट बढ़ गया। मतलब लिफ्ट में थे आप, आपका वेट था 50 केजीज, और सडनली द मोमेंट लिफ्ट स्टार्टेड, आपने वेइंग स्केल रखी थी वहां, वो 50 केजीज दिखा रहा था, एंड द मोमेंट लिफ्ट स्टार्टेड और एक्सीलरेशन मिला लिफ्ट को, आपका वेट हो गया 50.5। वो 0.5 कहां से आया? अपने आप कैसे हो गया? अपने आप बढ़ कैसे गया? सो ये जो वेट है, ये है मास इनटू अर्थ्स एक्सेलरेशन, और ये जो एक्स्ट्रा वेट है ना, ये मास इनटू लिफ्ट का एक्सेलरेशन की वजह से एक्स्ट्रा फोर्स डेवलप हो रहा है, राइट? तो हमने जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखा था, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आपको याद है? सो इस केस में जो वेट बढ़ रहा है, वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि उस रेफरेंस पे ही, लिफ्ट पे ही एक एक्सेलरेशन आ रहा है जो हमें ट्रांसफर हो रहा है, और हम पे एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है उस एक्सेलरेशन की वजह से। यह है लिफ्ट का एक्सेलरेशन जो ऊपर जा रहा है, राइट? देखो, आप यहां हो, आप पे अर्थ का एक्सेलरेशन है जी, लेकिन अब मैं आपको ऊपर ले जाता हूं एक्सेलरेशन ए से, तो टोटल एक्सेलरेशन कितना हो गया? आप पे ऊपर भी जा रहे हो, नीचे भी खींच रहे हो, टोटल एक्सेलरेशन कितना हुआ? जी माइनस ए। आर यू श्योर? जी माइनस ए या जी प्लस ए? थिंक अबाउट इट। टोटल एक्सेलरेशन कितना है? आपको कोई तो ऊपर खींच रहा है और आपको कोई तो नीचे खींच रहा है, तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे, नीचे खींचने वाला फोर्स कम होगा या बढ़ेगा? हम्म, बताइए, आपका वेट बढ़ा है या कम हुआ है? बढ़ा है। तो आपका जो टोटल एक्सेलरेशन है ना, वो जी प्लस ए होगा। टोटल एक्सेलरेशन जो आपकी बॉडी को फील हो रहा है, क्योंकि आपको ऊपर एक्सेलरेशन खींच रहा है और नीचे का एक्सेलरेशन गायब नहीं हुआ है, वो उतना ही है। मतलब वो उतना ही है, और ये भी एक्सेलरेशन है, तो टोटल एक्सेलरेशन आपके पास ऊपर ले जाने वाला और नीचे ले जाने वाला टोटल एक्सेलरेशन आपके पास जी प्लस ए होगा, राइट? देखो, यहां पे वेइंग स्केल है, एंड यहां पे हम लोग खड़े हैं, ये लिफ्ट है, ओके? सो आप पे एम एंड जी इतना लग रहा है, ऐसा नो? अब सडनली क्या होता है, ये लिफ्ट ऊपर जाती है एक्सेलरेशन ए से, तो आपके बॉडी का इनर्शिया आपको क्या कहेगा कि नहीं जाना है ऊपर, नीचे ही रुकना है, तो वो डाउनवर्ड फोर्स अपोजिट लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट, राइट? सो अगर मुझे ये एक्सेलरेशन से फोर्स एफ लग रहा है, तो मेरा रिएक्शन फोर्स भी एफ ही होगा। सो आपका जो टोटल वेट है वो एम जी प्लस जो एक्सेलरेशन की वजह से फोर्स लग रहा है एफ एम इंटू ए, जब लिफ्ट ऊपर जा रही है। अब जब लिफ्ट नीचे आ रही है, आपका वेट था एम जी, अब लिफ्ट नीचे आ रही है एक्सेलरेशन ए से, राइट?
तो आपके बॉडी का इनर्शिया कहेगा नहीं जाना नीचे। जैसे ही लिफ्ट स्टार्ट होती है आपको एकदम गुदगुदी फील होती है, एकदम वेटलेसनेस फील होता है, राइट? कम वेट हो जाता है। सो ये क्या होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है। ये फोर्स है अर्थ के तरफ ग्रेविटी, ये फोर्स है ऊपर, तो माइनस एम ए। ये था ग्रेविटी के तरफ और ये फोर्स, रिएक्शन फोर्स भी ग्रेविटी के तरफ, तो प्लस। तो इसलिए लिफ्ट जब ऊपर जा रही थी तब हमारा ओवरऑल वेट बढ़ गया, एम जी प्लस एम ए। लिफ्ट जब नीचे आ रही थी तब एम जी माइनस एम ए। अब जो ये लिफ्ट के वजह से, हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के वजह से, जो प्लस एम ए जब लिफ्ट नीचे आ रही है और माइनस एम ए, नहीं नहीं गलत, माइनस एम ए जब लिफ्ट नीचे आ रही है, प्लस एम ए जब लिफ्ट ऊपर जा रही है, ये फोर्सेस क्या है? ये फोर्सेस है सूडो फोर्सेस, जो हम नहीं अप्लाई कर रहे और हमारे रेफरेंस में अपने आप आ रहे हैं वो। यस और नो? ओके। जैसे हम लोग बस में बैठते हैं और बस स्टार्ट हो जाती है तो सडनली बस के एक्सेलरेशन की वजह से हम पे कुछ फोर्स लगता है। इमेजिन टू सिनारियोस। आप बस में बैठे हो और बॉटल खोल के अपना पानी पी रहे हो, तो आप जो भी फोर्सेस लगा रहे हो बॉटल को पकड़ने का, बॉटल को टील्ड करने का, वही आपके सिस्टम में वही फोर्स लग रहा है और तो कुछ नहीं लग रहा। सडनली बस चालू हो जाती है, क्या आप उसी सेम फोर्स से अच्छे से पानी पी पाओगे? नहीं, क्योंकि अब आपके सिस्टम में सूडो फोर्सेस आ गए जो दिख नहीं रहे, आपने अप्लाई नहीं किया, आपको पता भी नहीं किसने किसने क्या किया। सडनली आपके सिस्टम में एक्स्ट्रा फोर्सेस आ गए। कैसे? गाड़ी के एक्सेलरेशन की वजह से। गाड़ी का एक्सेलरेशन मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स बनाएगा, तो आपके सिस्टम पे वो एक्स्ट्रा फोर्स आएगा, वो है सूडो फोर्स, राइट? ओके। सो ये तो हमारे एग्जाम्पल हो गए। बट ये जो सूडो फोर्सेस है ना, ये मेजरेबल है, इसको गिन सकते हैं, राइट? सूडो फोर्सेस को गिन सकते हैं, एक्सेलरेशन गिन सकते हैं, फोर्स गिन सकते हैं, यस और नो? राइट? कैसे? सिंपल सिंपल टेस्ट। अगर मुझे लिफ्ट के एक्सेलरेशन से जो एक्स्ट्रा फोर्स आ रहा है अगर वो मुझे गिनना है तो मैं क्या करूंगा? वेइंग स्केल ले जाऊंगा, अपना वेट ले लूंगा, उसके बाद मैं जैसे ही एक्सेलरेशन होगा मैं वहां अपना वेट मेजर करूंगा, तो मुझे वो एक्स्ट्रा मास इनटू एक्सेलरेशन जो मिल रहा था वो मिल गया। पहले था मेरा 50 केजी, उसके बाद था 50.5, तो ये जो मास इनटू एक्सेलरेशन जो है वो है 0.5। यस और नो? सो it is measurable. Okay, so what the book says is these extra upward and downward forces in the lift, they are measurable. That means वो imaginary नहीं है, एंड दे आर नॉट अकाउंटेबल एज पर न्यूटन सेकेंड लॉ इन इनर्शियल फ्रेम। मतलब इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन सेकेंड लॉ जो हम लोग, जैसे मैं बताया आपको, पानी का बॉटल आपने उठाया ऐसे, वो हम न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से बोल सकते हैं। द वाटर बॉटल वॉज एट रेस्ट, आपने एक्सेलरेशन लगाया बॉडी को, वो वाटर बॉटल की एक वेलोसिटी मिली उसको, ठीक है? न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से इसको बता सकते हैं। बट सडनली गाड़ी का एक्सेलरेशन आ गया, दैट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगेन न्यूटन सेकंड लॉ उसके बारे में बात नहीं कर सकता है। सो सूडो फोर्सेस आर बिकॉज ऑफ योर इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर लगने वाले एक्सटर्नल एक्सेलरेशन फोर्सेस की वजह से न्यूटन सेकंड लॉ में हम इसको ऐड नहीं कर सकते। ये न्यूटन सेकंड लॉ है एम जी, ये है एक्स्ट्रा जो एडिशन दे रहे हैं हम लोग, राइट? ओके। और सूडो फोर्सेस आर नॉट अमंग एनी फोर फंडामेंटल फोर्सेस। जो भी फंडामेंटल फोर्सेस है, व्हाट आर आर फंडामेंटल फोर्सेस? ग्रेविटेशनल फोर्स,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड वीक न्यूक्लियर, राइट। ये हमारे हमारे फंडामेंटल फोर्सेस है। सो इन फंडामेंटल फोर्सेस में सूडो फोर्सेस नहीं आते, बिकॉज ये एक्सटर्नली बन रहे हैं, कभी बनते कभी नहीं बनते। दिस इज बिकॉज हमारा रेफरेंस ही मूव होने लग गया, राइट। अंडरस्टूड? या सो ये भी समझ गया आपको, प्लस एम ए और माइनस एम ए का चक्कर। फिर भी देख लेते हैं कि pseudo in this case does not mean imaginary. The forces are measured to be okay. उसके पहले we are inside a bus. Such forces are experienced when the bus starts to move. When the bus is about to stop or take a turn, तब हमें वो pseudo forces feel होते हैं। जब बस टर्न भी लेती है, then we are like thrown away towards the outer side of the bus, सर्कल के। अगर सर्कल में मूव हो रही है बस तो, राइट? यस और नो? ओके। सो उस सो जब भी बस इज ट्रैवलिंग इन द स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट वेलोसिटी, आपको कुछ फील नहीं होगा। सडनली बस ने टर्न लिया, राइट? टर्न लिया, सो टर्न लिया, एज पर सर्कुलर मोशन टर्न लेने के लिए, गोल घूमने के लिए, देयर नीड्स टू बी एन एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर। सो ये टर्न लेते समय यहां से कांस्टेंट वेलोसिटी थी बस की, यहां तक कांस्टेंट वेलोसिटी, और टर्न लेने के बाद भी कांस्टेंट वेलोसिटी ही है। लेकिन जब टर्न ले रही थी तो वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही थी। वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलने के लिए क्या चाहिए? एक्सेलरेशन चाहिए टुवर्ड्स द सेंटर। अब वो जो भी कर्व ले रहा है, इस कर्व का अगर मैं सर्कल बनाऊं ऐसा, तो इसका सेंटर यहां आता है, तो आपका एक्सेलरेशन वाज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। दैट मींस अभी आपकी बॉडी एकदम रेस्ट में थी, बस के अंदर, बस चल रही थी, लेकिन आपको आपको कुछ फील नहीं हो रहा। सडनली टर्न हुआ, एक्सेलरेशन आया, तो आपका एक्सेलरेशन बस में, अभी बस ऐसी थी, फिर बस थोड़ी टर्न हुई, तो आपको एक्सेलरेशन इधर लगा, तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन कैसे होगा? ऐसे। सो सो बस के आउटर साइड में आप पुश होने लग जाओगे व्हाइल इट्स टर्निंग, सर्कल के आउटर साइड में, बिकॉज सर्कल के इनर साइड में एक्सेलरेशन है, आउटर साइड में आप लोग you'll be thrown. Yes or no? Okay. Now, so हमने देखा था कि माइनस एम ए एंड प्लस एम ए, ऐसे दो फोर्सेस आ रहे थे, डिपेंडिंग हमारी डायरेक्शन क्या है। यस और नो? राइट। सो इसमें दिया है एज पर द इलिस्ट्रेशन ऑफ द लिफ्ट विथ डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। अगर लिफ्ट है, उसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है ए, द वेट एक्सपीरियंस्ड विल बी W, जो आपका नया वेट होगा, दैट विल बी वेट ड्यू टू ग्रेविटी प्लस माइनस एम ए। माइनस एम ए क्यों? बिकॉज आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आपका इनर्शियल इज गोइंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, बट आपका रिएक्शन विल बी अपोजिट। अगर मैं ग्रेविटी को पॉजिटिव समझ रहा हूं वेट के सेंस में, तो ये रिएक्शन विल बिकम निगेटिव, राइट? नाउ सेकेंड वन, so as G and A are along the same direction in this case, W is mg minus ma. This explains the feeling of loss in weight. Now, एक तो इसे ऐसा देख सकते हैं, या फिर इसे ये भी देख सकते हैं कि हमारा जो बॉडी का एक्सेलरेशन है, दैट इज टुवर्ड्स ग्रेविटी।
So towards gravity is, let's say Earth is pulling towards itself with 10 meter per second square, और ये acceleration है somewhat 1 meter per second. 1 meter per second is too much actually. 0.5 0.2 meter per second. Okay. So अर्थ आपको खींच रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और आप भी जा रहे हो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो ओवरऑल जो ग्रेविटी फील होगी आपको, दैट विल बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अंडरस्टूड? गेटिंग माई पॉइंट? बिकॉज यू आर गोइंग टूवर्ड्स द अर्थ. ठीक है. सो दैट्स वाई दिस माइनस साइन कम्स इनटू पिक्चर. दूसरा, so what it is saying, as G and A are along the same direction in this case, W is mg minus ma. This explains the feeling of loss in weight. During upward acceleration, say A1, we have upward acceleration है A1 का, तो weight will be mg plus ये G है, okay, mg plus ma, इसलिए weight बढ़ जाएगा. In this case, G and A are oppositely directed. Therefore, we have the plus sign because they are oppositely directed. Because you are going away from the Earth, Earth is already pushing you towards itself, and now you are going away from the Earth. So the acceleration with which the Earth tries to pull you again, is G plus A. Okay. So now you have to write these equations, draw these diagrams. ये diagrams को draw करो, equations लिखो, and try to understand कि क्या हो रहा है यहाँ पे. ये है, यहाँ पे मिलेगा आपको weight loss का feeling, यहाँ पे suddenly weight gain का feeling आएगा. एक्स्ट्रा वेट मिल रहा है मुझे जैसे ही आप ऊपर जा रहे हो. हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट? ओके. ओके. राइट. राइड में जब बैठते हैं. यस. सो ये ड्रैगन का जो राइड है, जब हम लोग ग्राउंड पे है और ग्राउंड से जब वो ऊपर जाता है तो सडनली हमें वेट ज्यादा फील होता है, और यहां जाके जब वो रिटर्न आता है तो हमें वेट लॉस फील होता है, क्योंकि इस केस में एक्सेलरेशन इज टूवर्ड्स in the opposite direction of the earth. In this case, acceleration it is towards the earth. So यहाँ weight loss, यहाँ W is mg minus ma, यहाँ W is mg plus ma. अभी आपको पता है फोर्स बैलेंस, फोर्स इधर पॉजिटिव होता है इधर निगेटिव होता है, तो कैंसल आउट हो जाते हैं. इस केस में थोड़ा अलग हो रहा है, राइट? इसलिए थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए डिफिकल्ट है. यस और नो? it is happening in an opposite sense. Okay. That's why draw the diagrams, write the equations, try to understand कि प्लस कहाँ है माइनस कहाँ है, और आपने लिफ्ट में ऊपर नीचे जाने के वक्त फील क्या किया था उससे रिलेट करो. ठीक है. Okay, next one, let's quickly take example number 4.3. A car of mass 1.5 ton is running at, there is a car, उसका मास है 1.5 टन और उसकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर on a straight horizontal road. On turning the engine off, it stops in 20 seconds. यहां से लेके यहां तक इंजन ऑफ करने के बाद वो रुक गई और उसे टाइम लगा 20 seconds. While running at the same speed on the same road, driver observes an accident 50 meters in front of him.
he immediately applies the brake and just manages to stop the car at the accident spot. मतलब फ्यूचर नहीं, फ्रंट में कहीं कार है, उसका डिस्टेंस है 50 मीटर, एंड ही अप्लाइज द ब्रेक सच दैट वो जस्ट उसके आगे रुकता है। हमें कैलकुलेट करना है, ये गाड़ी किसी स्पीड से जा रही है, हमें ये कैलकुलेट करना है कि इसका ब्रेकिंग फोर्स क्या था। इसको, एक गाड़ी को ब्रेक करके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना है। गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में ब्रेकिंग फोर्स लगाना है फॉर इट टू स्टॉप हियर। वो कितना होगा? राइट। सो इसमें दो कंपोनेंट है। पहले तो हमें फिजिक्स समझना है इसका। अ व्हीकल वॉज ट्रेवलिंग, और उसका इंजन, अगर यहां पे इंजन बंद कर दिया तो वो आगे जाके रुक जाती है। वो क्यों रुकती है इंजन बंद करने के बाद? क्या रीजन है? एक्सेलरेशन मिलना बंद नहीं होता। एक्सेलरेशन तो जीरो था, कांस्टेंट स्पीड से जा रही है ना। देखो, आप जब भी बाइक चलाते हो, जब भी आप बाइक चलाते हो, तब आप हमेशा एक्सेलरेट करते रहे, बढ़ाते रहते हो टू 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 ट्रैवल एट कांस्टेंट स्पीड, या एक्सेलरेट करके एक जगह रुक जाते हो और गाड़ी कांस्टेंटली आगे चलती है। सो सो जा एक्सेलरेट तब करना होता है जब आप रेस्ट में हो और आपको एक स्पीड पे पहुंचना है, तो देन यू हैव टू एक्सेलरेट योरसेल्फ टू दैट स्पीड। अगर आप ऑलरेडी कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हो तो आपको एक्सेलरेशन की जरूरत नहीं है, आपका इंजन उसी स्पीड से वर्क करते रहना चाहिए, आपको उसी अमाउंट की एनर्जी मिलती रहनी चाहिए, एंड दैट्स अ डिफरेंट डिस्कशन, राइट। अभी के डिस्कशन में हम देखते हैं कि बॉडी वॉज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड विच इज 72 किलोमीटर पर आवर, और उसका वजन था 1.5 टन, और वो आगे जाके रुक जाती है जैसे ही इंजन बंद कर देते हैं। कितने 20 सेकेंड्स में रुकती है। क्यों रुकती है? फॉर एग्जाम्पल, स्पेस में एक रॉकेट था, रॉकेट है, उसको हमने अर्थ एटमॉस्फेयर से 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अर्थ एटमॉस्फेयर से बाहर निकाल दिया, वो स्पेस में चले गया 72 किलोमीटर पर। सारे इंजन विंजन बंद हो गए, वो रुकेगा स्पेस में? नो ग्रेविटेशन, निकल गया अर्थ के ग्रेविटेशन के बाहर। ओके, ये गाड़ी क्यों रुक रही? एग्जैक्टली, देर इज अ रिटार्डिंग फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, विच इज फ्रिक्शन। ये जो टायर है और ये जो सरफेस है, टायर जा रहा है आगे, उसका रिटार्डिंग फोर्स होगा ऐसे टू स्टॉप इट, राइट। राइट। सो गाड़ी बंद करते ही फ्रिक्शन फोर्स उसको रोक रहा है। ब्रेक, जब हम ब्रेक भी लगाएंगे तब ब्रेकिंग भी और फ्रिक्शन फोर्स दोनों एक्ट करेंगे। यहां पे सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है। ओके, सो फ्रिक्शन फोर्स कितना था वो निकाल लेते हैं, या फिर एक्सेलरेशन, वो फ्रिक्शन कितना अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दे रहा है, मतलब उसको रोक रहा है। न्यूटन ने क्या बोला था? न्यूटन ने क्या बोला था? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या मूविंग है, उनका कोई एक स्टेट है फिक्स्ड। रेस्ट में है तो रेस्ट में ही है, मूविंग है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। अब इनकी स्टेट अगर चेंज करना है, रेस्ट वाले बॉडी को वेलोसिटी दे देना है, और वेलोसिटी जिसको थी उसकी वेलोसिटी चेंज कर देना है या जीरो कर देना है, तो उसके लिए हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स।
और एक्सटर्नल फोर्स कहां से आता है? एक्सेलरेशन से आता है, राइट? राइट, ओके। बाय द वे, दो चीजों से आता है। एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट ऑलवेज एम ए। एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट ऑलवेज एम इंटू डी वी बाई डी टी। एक्सटर्नल फोर्स इज समटाइम्स वी डी एम बाई डी टी प्लस एम डी वी बाई डी एम डी वी बाई डी टी, राइट? लेकिन हमारे कार का वजन चेंज नहीं हो रहा है, निग्लिजिबल चेंज है। वो पेट्रोल का गैस बन के बाहर निकल रहा है, बट नेग्लिजिबल है। 1.5 टन कहां पे? 2 ग्राम, 2 ग्राम का पेट्रोल कहां पे? सो नेग्लिजिबल चेंज है। वी वोंट कंसिडर दैट, वी वोंट कंसिडर दैट एज चेंज इन मास। यस और नो? लॉजिकल? एज अ इंजीनियर कैन वी कंसिडर दैट? ओके। सो हम लोग इस केस में डीएम बाई डी टी जीरो कर देते हैं, क्योंकि मास चेंज नहीं हो रहा। सो हमारा एफ क्या हुआ? एम डी वी बाई डी टी, विच इज एम इंटू ए। सो देर इज एन एक्सेलरेशन। एक्सटर्नल फोर्स अगर लग रहा है तो एक्सेलरेशन होना चाहिए। एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन की वजह से है, तो वो फ्रिक्शन का एक्सेलरेशन है अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो निकाल लेते कितना है। ठीक है, तो हमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? यू 72 किलोमीटर पर आवर। 20 सेकेंड टी इक्वल टू 20 सेकेंड के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? जीरो, रुक जाता है, राइट? सो v इक्वल टू u प्लस ए टी, राइट? सो 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कीजिए प्लीज। हम्म, 20 मीटर पर सेकेंड। सो आपका v इज 0, u इज 20 प्लस a एंड टाइम वॉज 20 सेकेंड्स। सो a इज -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? इससे ये हो गया डिसेलरेशन। we can call it, we can call this as frictional retardation, right? या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन, विच इज डिसेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब हमारी वेलोसिटी बढ़ा रहा है, डिसेलरेशन मतलब वेलोसिटी कम कर रहा है। अगर ये गाड़ी है, इधर जा रही है, अगर मैं एक्सेलरेट करूंगा तो गाड़ी ज़्यादा स्पीड से इधर जाएंगी। अगर डिसेलरेट करूंगा, ब्रेक लगाऊंगा, तो गाड़ी आगे जाएंगी लेकिन कम स्पीड से जाएंगी। बहुत ही ज़्यादा ब्रेक लगा दिया तो गाड़ी रुक जाएंगी। ओके, सो ये हो गया फ्रिक्शन के वजह से। मैं ए ऑफ एफ लिख देता हूं, राइट? तो ये था पहला सिनारियो। फ्रिक्शन के वजह से डिसेलरेशन कितना है वो निकाल लिया। दूसरा निकालते हैं ब्रेकिंग के वजह से क्या था। ठीक है, सो ब्रेकिंग के लिए अगेन v वॉज हाउ मच? 20 मीटर पर सेकेंड, नहीं सॉरी, v वॉज 0, u इज 20 मीटर पर सेकेंड, राइट? एंड हमारा जो डिस्टेंस है, यहां पे ब्रेक लगाया और यहां पे रुकी, दैट इज 50 मीटर्स। ओके, सो हमारा s इज 50 मीटर। ओके, सो अभी यहां से लेके यहां तक v u s a, इसका कौन सा इक्वेशन है? v u s एंड a, v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2as, v square is u square plus, so v square, v is 0,
u square is 20 square plus 2 times a into s is 50, तो आपका a is minus 400 by 100 which is minus 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो फ्रिक्शन के वजह से डिसेलरेशन था -1, ब्रेक लगाया तो डिसेलरेशन और बढ़ गया -4. ओके, लेकिन जब ब्रेक लगाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ब्रेकिंग की वजह से क्या डिसेलरेशन है? ये हो गया ब्रेकिंग प्लस फ्रिक्शन. यस और नो? ये जो गाड़ी ब्रेक लगाने के बाद रुकी है, फ्रिक्शन थोड़ी निकाल लिया था हमने. सो a इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज रिटार्डेशन ड्यू टू फ्रिक्शन एंड ब्रेकिंग. राइट? सो अभी सिर्फ और सिर्फ ब्रेकिंग की वजह से रिटार्डेशन क्या है? सिर्फ और सिर्फ ब्रेकिंग की वजह से रिटार्डेशन इज -4 माइनस ऑफ -1 विच इज -3, -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. राइट? वो -4 जो डिसेलरेशन देना है -4. राइट? देखो, गाड़ी है ये, ब्रेक फ्रिक्शन की वजह से एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में -1, ब्रेकिंग की वजह से एक्सेलरेशन आएगी इस डायरेक्शन में -4. सो सिर्फ और सिर्फ सॉरी, ये ब्रेकिंग प्लस फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन है. सिर्फ और सिर्फ ब्रेकिंग की वजह से क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस, उनकी डायरेक्शन क्या होगी? वही निगेटिव, विच इज -3. राइट? सो सिर्फ और सिर्फ ब्रेकिंग की वजह से -3 आया. और फोर्स इज मास, ये जो ब्रेकिंग एक्सेलरेशन है उसकी वजह से फोर्स कितना नेगेटिव फोर्स कितना जनरेट हुआ? दैट विल बी व्हाट? मास ऑफ द कार. मास ऑफ द कार इज 1.5 ton. That means 1500 kg into -3 meter per second, which is what? -4500 Newton. Right? माइनस क्यों है ये -4500? बिकॉज गाड़ी वॉज मूविंग इन पॉजिटिव डिरेक्शन, ऐसा अज्यूम किया. इसके अपोजिट डिरेक्शन में जो रिटार्डिंग फोर्स लगा दैट वाज -4500 न्यूटन. और इसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है कि भैया ब्रेकिंग फोर्स कितना था. अब जैसे ब्रेकिंग बोल दिया तो हमें पता है निगेटिव है ब्रेकिंग फोर्स है, तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है, तो 4500 न्यूटन. ओके, अंडरस्टूड. ओके, एनी क्वेश्चन? ओके, I wanted to cover more things today. Potential energy, concept of work done, work energy theorem, and conservation of linear momentum, things like that. But I think, anyways, जो भी कंसेप्ट को टाइम लगता है उसको लगने देना चाहिए. वी शुड नॉट रश. बट एनीवेज, आज जो भी डिस्कस किया उसमें आपको कोई क्वेश्चंस? ओके, ओके, लेट्स स्टॉप हियर देन. वैसे भी ये चैप्टर में थोड़ा ज़्यादा थेरोटिकल एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है, सो इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम. बट जितना भी टाइम ले, विल वी वोंट रश. ठीक है? ओके, लेट्स मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय.